है फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, तो एसबीआई ने अपना बैंक पीओ का वैकेंसी निकाला है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी और बैंकिंग के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मौका है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से जल्दी इस तैयारी में लग जाइए। और जो भी आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, इन पे आप कमांड करना अभी से शुरू करिए। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि देखो, एग्जाम तो हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी वैकेंसियां 2025 में आने वाली है। व्यापम ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है, एसएससी की भी एग्जाम ने अपना कैलेंडर बताया है और बैंकिंग की भी बहुत सारी एग्जाम, एसबीआई ने अपना क्लर्क नोटिफिकेशन बताया है, पीओ का भी बताया है। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो 2025 में बहुत सारे मौके आपके पास में होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है? क्या आप इस लेवल पे अभी तैयारी कर चुके हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 1 महीने बाद में या आफ्टर 1 मंथ आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है या एग्जाम देना है, क्या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आप एग्जाम निकाल लेंगे? या इतनी कमांड है आपकी इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स के ऊपर या अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपकी इतनी कमांड है कि आप एग्जाम 1 मंथ में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद एनालिसिस कीजिए, अपना आकलन खुद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम लगता है ना। आप अभी से अगर स्टार्ट करेंगे, आज से भी अगर स्टार्ट करेंगे कोई भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस पर कमांड करने के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 months चाहिए। आसानी से नहीं होती, चीज़ें धीरे धीरे होती है और टाइम लगता है। कोई भी काम को आपको उसमें एक्सपर्टीज लाना होगा तो उसमें टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, इतना इजी होता नहीं है। ठीक है, तो आपको मान के चलिए कि मिनिमम 4 to 5 months आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के। एंड इट इज ओनली व्हेन आप अगर आज से स्टार्ट करोगे, अगर आज से अभी से स्टार्ट करोगे एंड विथ कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलर 6 to 7 hour स्टडी का टाइम रखोगे, देन ओनली यू कैन मेक इट। ठीक है, तभी जाके हम कुछ अच्छा सा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और जो कुछ भी आपका प्रीवियस अटेम्प्ट था, जो भी आपकी एग्ज़ाम थी, उसमें आपका अटेम्प्ट जो है, उसमें आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं या जो भी गलतियाँ करी है, जो कमियाँ रही है, उनको दूर करिए। उनसे डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं रहा, इतना ही स्कोरिंग रहा, ये सब फोकट की बातें है ना। इससे इसको माइंड में लाना ही नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। 2025 में बहुत वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो एक मौका है, तो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन केवल और केवल अपने गोल पर रखिए, गोल ओरिएंटेड रहिए। ठीक है, बाकी सारे जो आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके फैमिली मैटर है या जो भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उनको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखिए और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखिए। ठीक है, और कुछ भी ऐसे आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, मान लो कि अगर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि लाइफ में कभी कभी चीज़ें ठीक नहीं होती। ठीक है, क्या होता है कि समटाइम्स हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। जो आप चाहते हो उस लेवल का कॉन्सिक्वेंसेस या प्रोडक्टिविटी या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं मिल पाती है ना। तो उससे परेशान नहीं हुए, ऐसा नहीं सोचे कि सब खत्म होते जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब बात की बात है। आप अपना एफर्ट रखिए, अपनी जो तैयारी, अपनी मेहनत, उसमें ईमानदारी रखिए। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर उसका कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है। ठीक है, आप जानते होंगे सतीश कौशिक जी को, मैंने उनकी एक लाइन यूट्यूब पे कहीं सुनी थी और लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो कुछ लाइन इस प्रकार थी कि चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, ठीक है, चाहे कितना भी साफ दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, फैसला तो जीरक के बाद ही होगा। दैट मीन्स आपको चाहे कितना भी आप श्योर है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है सामने, आपको लग रहा है कि हार होना ही है, लेकिन आप उस पर भी एक बार और कोशिश करिए, क्योंकि अभी फैसला होना बाकी है। फैसला जो होगा वो जीरा के बाद होगा। जीरा मतलब जो परिणाम है
जो भी एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जो इम्तिहान है उसके बाद ही तो परिणाम होगा। बिना इम्तिहान दिए, बिना कोई एग्जाम दिए आप अगर आप अभी से सोच लेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो फिर ये तो बात ही कुछ हथियार डालने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, फैसला तो ज़िरा के बाद ही होगा। इस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया और एक बार फिर से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी उठ के खड़े होने के लिए मजबूर किया है कि नहीं, अभी हार नहीं, अभी फैसला होना बाकी, और फैसला ज़िरा के बाद होगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। और आप इस एग्जाम के और जो भी एग्जाम होंगे उनको, उनके सिलेबस, उनके स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पैटर्न को डीपली स्टडी करिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ में तैयारी में लग जाइए। ओके, नाउ कमिंग टू अवर सिलेबस, हम लोग नाउन डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन को स्टडी किया है और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा है, ठीक है। नाउन को कितने भागों में क्लासीफाई किया है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर नाउन एंड मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड we have completed 3 noun. Okay, so today we're gonna study next one, and the next noun is, that is कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो आपका नाउन होता है उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। 1 सेकेंड, कलेक्टिव नाउन राइट डाउन करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन क्या होता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। ओके गाइस, आप लोगों को शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा समूहवाचक। तो इसका अगर डिफाइन करेंगे, हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो समूहवाचक या फिर कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है, हिंदी होता है वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध कराते हैं। ऑब्वियस है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति के समूह, किसी वस्तु के समूह या किसी स्थान के समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसका कहा डेफिनेशन होता है, इसको डिफाइन किया जाता है, अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम, अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, सेम ही है। इसी को वही कहा कि वह नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराते हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वे में समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दैट मीन्स, अगर मैं कहूँगा भैया कि हम एक सिपाही होता है, ठीक है। अगर एक सिपाही अकेला खड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, उसके लिए वर्ड होता है क्या, सोल्जर, ठीक है। एक अकेला सिपाही है, अकेला योद्धा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे सैनिक है या सैनिकों का समूह है, तो समूह को हम सोल्जर नहीं कहेंगे, उसके लिए एक अनदर वर्ड होता है आपके लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना, सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, और हिंदी में उसे हम सेना कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, लाइक आपने प्लेयर्स देखे होंगे, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें प्लेयर्स होते हैं। अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग प्लेयर की बात करेंगे, उनको हम खिलाड़ी कहते हैं, अलग अलग खिलाड़ी को हम क्या कहते हैं, खिलाड़ी, या फिर इंग्लिश में उसको हम कहते हैं प्लेयर। लेकिन अगर उन प्लेयर का एक समूह होता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, लाइक क्रिकेट है ना, क्रिकेट में हम देखेंगे कि जो प्लेयर्स होते हैं उनका समूह होता है, और समूह में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक, 11 प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो उन खिलाड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। सो टीम क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करेंगे, एक सिंगल व्यक्ति है, एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सिंगल व्यक्ति खड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सन कहेंगे, 1 पर्सन कहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या है, समूह है। अगर बहुत सारे लोगों का समूह है तो उसको हम क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको भैया, क्राउड कहेंगे, और हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। तो ये क्राउड क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये कलेक्टिव नाउन,
ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं किसी व्यक्ति के समूह को हम क्या कहेंगे, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। वैसे ही बहुत सारे प्लेयर के समूह को क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। बहुत सारे सैनिकों के समूह को हम क्या कहेंगे, आर्मी कहते हैं। तो ये सारे क्या डिफाइन करते हैं, ये होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। ओके, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमने स्टार्ट किया। ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जो होता है वो बहुत सारी चीजों के कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूंगा कि कुत्ता होता है ना, डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। फिश के समूह को क्या कहेंगे, एलिफेंट के समूह को क्या कहेंगे, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहेंगे, लॉयन मतलब शेर के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। और आप कहेंगे गर्ल्स के समूह को क्या कहेंगे, बॉयज के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल अब हमें स्टडी करना है, लेकिन उसके पहले हम कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे अबाउट कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ और पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए, एन और द, तीनों आर्टिकल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नाउन किया जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा जहां पे दे आर so many students in my class, there are so many students in my class, okay, we have some example, okay। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि हिंदी क्या होता है कि हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या हम एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम स्टूडेंट के ग्रुप की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हो जाएंगे, या स्टूडेंट के समूह की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के समूह को फिर हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट का समूह मिलके क्या बनाता है, कलेक्टिव नाउन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास। तो क्लास आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास किससे बनता है, क्लास स्टूडेंट से ही बनता है, ठीक है। स्टूडेंट के विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, क्लास कहते हैं, ओके। तो ये एक तरीका हो गया है आपका कलेक्टिव नाउन को समझने का, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे खास नाउन है जिनके समूह को क्या कहा जाता है, या उनका कलेक्टिव नाउन नेम क्या होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट डाउन दी ग्रुप ऑफ दी नाउन, ठीक है। जो नाउन है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, एंड कलेक्टिव वर्ड उनका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आई एम गोना राइट इट, ओके। सो आप लोग इसको नोट करिए, देन विल कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया, ओके। नाउ देखिए, हमारे पास में कुछ ग्रुप ऑफ नाउन है एंड उनका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नेम उनका क्या होता है, इसको मैंने राइट डाउन किया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन पर्टिकुलरली एक एक ग्रुप ऑफ नाउन एंड उसका कलेक्टिव नाउन समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इधर वी कैन से स्कूल और वी कैन से क्लास, ठीक है। तो स्कूल किससे बनता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और क्लास भी किससे बनता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेजर थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ फिश है ना, मछलियों के समूह को भी क्या कहते हैं, हम स्कूल कहते हैं। मछलियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, शेर के समूह, लॉयन मीन शेर, शेर के समूह को क्या कहते हैं, प्राइड। इसको प्राइड क्यों कहा गया है, प्राइड मतलब गर्व, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि शेर का जब समूह, शेर का जो झुंड होता है, वो जब बाहर निकलता है सड़क पे या फिर जंगल में कहीं क्रॉस करता है, सड़क क्रॉस करता है या फिर कहीं भी से गुजरता है, तो वो एकदम से प्राइड, गर्व में, एकदम से घमंड में और गर्व में चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके शब्द यूज करते हैं प्राइड। वैसे ही हमने देखा है ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट इनके लिए भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन प्राइड होता है, दोनों के लिए सेम होता है। हाथियों के समूह को भी हम क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं, क्योंकि जब हाथियों का समूह भी बाहर निकलता है तब सब लोग क्या होता है, छुप जाते हैं, उनके सामने कोई नहीं आता है, ठीक है।
ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक मतलब झुंड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? झुंड ही होता है। फ्लॉक मतलब भी झुंड होता है, ठीक है। वी कैन राइट डाउन। पक्षियों के समूह को भी हम क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं, ठीक है। फिर बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी के समूह को हम क्या कहते हैं? स्वाम, ठीक है। मधुमक्खी के समूह को क्या कहते हैं? स्वाम कहा जाता है। कैटल, कैटल मतलब होता है पशु, ठीक है। पशु, पशु में आपके गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, भेड़ सब कुछ आ जाते हैं। पशु मतलब जिनको हम उनका पालन करते हैं, ठीक है, घर में पालते हैं, उनको हम पशु कहते हैं, ठीक है। दुधारू पशु होते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी के अनुसार जिनको हम, जिन जानवर का हम लालन पालन करते हैं खेती बाड़ी के लिए, उस पर्पस पे, तो उनको हम पशु कहते हैं। तो कैटल मतलब पशु, तो पशु के समूह को हम क्या कहते हैं? हर्ड मतलब झुंड होता है, ठीक है। डॉग्स एंड वुल्स, मतलब डॉग्स मतलब कुत्ते, कुत्ते के समूह को, और वुल्स मतलब भेड़िया, है ना। भेड़िए के समूह को हम क्या कहते हैं? पैक कहते हैं, ओके। नेक्स्ट कैमल, कैमल मतलब ऊंट, ऊंट के समूह को हम क्या कहते हैं? कैरावैन। ऊंट के समूह को हम क्या कहते हैं? कैरावैन। और ये हिंदी में इसको कहा जाता है कारवा। इसका हिंदी क्या होता है? कारवा, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी रेगिस्तान में ऊंट का समूह चलता है तो वो एक कारवा की तरह है ना, उसको कारवा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंकीज, बंदरों के झुंड को क्या कहा जाता है? उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ट्रूप, है ना। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। बंदरों के समूह को या उनकी टोली को हम क्या कहते हैं? ट्रूप। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको ट्रूप मतलब होता है टोली। बंदरों की क्या होती है? टोली होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको ध्यान रखना है। पहले हम यहाँ देखेंगे पीपल, है ना। पीपल मतलब लोग, लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा है कि जब लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, भीड़, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे एंग्री पीपल, जब गुस्से लोग या उग्र लोग, बिल्कुल जो गुस्से में, ठीक है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं, है ना। एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल इज कॉल्ड मॉब, ठीक है। मतलब कि गुस्सेल भीड़ या गुस्से में या गुस्से से भरी हुई भीड़, उसको हम कहते हैं मॉब। नाउ नेक्स्ट, पीपल डिस्कसिंग इश्यू, मतलब वे लोग, उन लोगों की भीड़ जो किसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, किसी मुद्दे को या कोई भी समस्या है, कोई मैटर है, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोरम, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोरम, मतलब इसका होता है मंच। इसका हिंदी क्या होता है? मंच, या इसको हम अदालत भी कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा गांव में, ठीक है, बहुत सारे गांव में जो पंचायत बैठती है उसको अदालत कहा जाता है, छोटी अदालत एक तरह से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? कोई भी मैटर होता है उसको डिस्कस करते हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो पीपल डिस्कसिंग इश्यू इज कॉल्ड फोरम, ठीक है, हिंदी उसका गिवन है। सिंगर्स, है ना। सिंगर्स मतलब गायक, गायकों के समूह को क्या कहते हैं? सिंगर्स के समूह को हम क्या कहते हैं? क्वायर। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे, इट इज क्वायर, ठीक है। बोल के देखें क्वायर, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं मंडली। क्वायर मतलब क्या होता है? मंडली, ठीक है। फिर नेक्स्ट म्यूजिशियन, है ना। म्यूजिशियन मतलब देखो, सिंगर्स मतलब केवल गाने वाले, ठीक है, गायक होते हैं। म्यूजिशियन के अंदर कौन कौन आते हैं? उसमें गाने वाला, ठीक है, ड्रमर मतलब ड्रम बजाने वाला, गिटार बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, ठीक है, ये सब कुछ, पियानो बजाने वाला, ये सब आते हैं म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन की टोली को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो आपके या शादियों में जो बैंड आते हैं उनमें सभी क्या होते हैं? म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियन का समूह होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। उसमें केवल गाने वाला नहीं होता है, गाने वाले को केवल हम सिंगर कहते हैं। स्टार मतलब तारे, आकाश में जो तारे होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी, ठीक है, उनको समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। शिप एंड कार्स मतलब जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, या कोई भी कार होती है, गाड़ियां होती है, अगर वो समूह में है, बहुत सारी गाड़ियां एक समूह में एक जगह रखी हुई है, या जो शिप है, जहाज है, समुद्री जहाज है, वो किसी किनारे पे बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लीट, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाता है बेड़ा। हिंदी क्या होता है? फ्लीट मतलब बेड़ा होता है।
ठीक है, मतलब कार के समूह को या शिप के समूह को, जहाज के समूह को हम क्या कहते हैं, बेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट वन जज। जज मतलब जो भी आपके न्यायाधीश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, जज। ठीक है, तो जज के समूह को हम क्या कहते हैं, जब एक सिंगल व्यक्ति होगा, सिंगल जजमेंट देने वाला होगा तो उसको जज कहते हैं। लेकिन अगर 3-4 जज है किसी मुद्दे पर, अगर 3 से 4 लोग 3 से 4 अगर जज देने वाले जज हैं, ठीक है, कोई निर्णय देने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं और बेंच कहते हैं। आपने सुना होगा पैनल ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस, ठीक है, मतलब कि को उनका समूह होता है। जब 3 से 4 जज होते हैं, किसी मुद्दे को सुन रहे होते हैं, किसी केस को सुन रहे होते हैं, तो उनको फिर पैनल कहा जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स, कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, कॉलेज है, तो उनमें डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं हम, बोर्ड कहते हैं। आपने सुना भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो पूरे संस्था का संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है। या कोई कंपनी उसको चलाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स के समूह को हम क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, एंड उसके बाद हम कॉमन नाउन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, और अपनी पढ़ाई में रेगुलरली कंसिस्टेंसी रखिए। हर रोज बिल्कुल जिस नियम में, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को उसी टाइम पे स्टडी करिए। इससे आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगी और आपका माइंड उसको हैबिचुअल होगा। जो आपका माइंड है उस सब्जेक्ट के लिए हैबिचुअल होगा और इंटरेस्टिंग, आप बिल्कुल मनोरंजन तरीके से उस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।